स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि कैपेसिटर में कैसे एनर्जी स्टोर होती है। तो उसके लिए सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि हमारे पास कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, या हम ऐसे कह सकते हैं कि कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये डेफिनेशन तो डिफ़ाइन करना या याद करना बड़ा आसान है, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास कैसे स्टोर होती है कैपेसिटर के दरमियान में, आज हम इसको सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले इस डायग्राम को देखते हैं। जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होता है और दूसरी के ऊपर नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट होता है। इनिशियली जब हम बैटरी के साथ बिल्कुल बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो जब कोई चार्ज डिपॉजिट नहीं होता, यानी कि यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि कोई चार्ज नहीं है फ़िलहाल, तो वहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के दरमियान में, वो ज़ाहिर है क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो जैसे ही बैटरी काम करेगी तो यहाँ पे क्या होना शुरू हो जाएगा, चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा। जब पहला यहाँ पे बैटरी इस साइड पे क्या होगा, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो प्लेट कनेक्टेड है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा और दूसरी साइड पे नेगेटिव। ये फर्स्ट स्टेज तो बड़ी आसान है, लेकिन जब नेक्स्ट इंक्रीमेंट आएगा, यानी कि जब नेक्स्ट स्टेज आएगी, यानी यहाँ पे अगली सीरीज़ में हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर होगा और यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। हम लिखने को तो बड़ा इजी है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ समझ लेते हैं। हमारे पास ये पहले इंक्रीमेंट की वजह से क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया इन दो चार्जेस के दरमियान में। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो ई है। अभी मैंने ई लिखा है और उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। जब सेकंड इंक्रीमेंट आया तो पॉजिटिव तो डिपॉजिट होगा, लेकिन नेगेटिव को डिपॉजिट करने के लिए थोड़ी सी मुश्किल पेश आई। वो क्यों? क्योंकि नेगेटिव जो चार्ज जिस तरफ डिपॉजिट हो रहा है वो ऑपोजिट है जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, यानी नेगेटिव चार्ज यहाँ डिपॉजिट हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट साइड पे है। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को स्टोर करने के लिए बैटरी को क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, बैटरी को वर्क डन करना पड़ेगा। तो जब बैटरी को वर्क डन करेगी तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या हो सकेगा, स्टोर हो सकेगा। फिर हमारे पास जब नेक्स्ट अगला चार्ज जब आते रहेंगे तो बैटरी के अंदर जो है जो वर्क डन है बैटरी का वो भी क्या होगा, वो ज़्यादा होता जाएगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़ाहिर है ज़्यादा होगा। यानी जितने ज़्यादा चार्जेस स्टोर हो जाएंगे इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, वो भी इंक्रीज़ करेगा और इतना ही बैटरी को काम करना पड़ेगा मज़ीद चार्जेस को डिपॉजिट करने में। तो बैटरी क्या कर रही है, बैटरी बेसिकली क्या कर रही है, बैटरी के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, बैटरी के अंदर होती है केमिकल एनर्जी। ये केमिकल एनर्जी बेसिकली चेंज हो रही है चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर के दरमियान में जो हम एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो कौन सी एनर्जी है, वो एनर्जी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि बैटरी की केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या होगी, स्टोर होगी। जब इसकी कैपेसिटी पूरी हो जाएगी, यानी जितनी इसके अंदर कैपेसिटी है पैरेलल प्लेट की, इतना चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा तो हमारे पास जो फाइनल जब हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, यानी मैक्सिमम जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सपोज वी है, यानी हमारे पास जो बिल्कुल स्टार्ट में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, यानी कि वो ज़ीरो था, और फिर जब हमने फाइनल उसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वी। अब हमारे पास क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है वो कितनी चेंज हुई, वो ज़ीरो से वी टाइम चेंज हुई। तो हम एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज पी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, या मैं इसको वी एवरेज भी कह सकती हूँ। तो वी एवरेज मेरे पास कितना आएगा, ज़ीरो से लेके वी तक चेंज हुआ था, जितनी वैल्यूज़ होती हैं उसको उतने नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वी एवरेज की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी। मगर हम एक फार्मूला पढ़ते हैं कि हमारे पास जो वर्क डन होता है वो हमारे पास होता है, या जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमारे पास इक्वल होता है वर्क डन बाय चार्ज। इसको ऐसे लिखूं कि मेरे पास जो W की वैल्यू है वो आपके पास क्या है, V इंटू क्यू। W हमारे पास क्या है, हमारे पास वर्क डन है। ये वर्क डन, इसको मैं एनर्जी भी लिख सकती हूँ, वो एनर्जी जो कि कैपेसिटर में क्या हो रही है, स्टोर हो रही है। वी हमारे पास एवरेज पोटेंशियल हो गया, क्यू हमारे पास क्या हो गया, चार्ज हो गया। अब हमें ये भी पता है कि क्यू की वैल्यू क्या होती है, सी वी, क्यू इक्वल्स टू सी वी। हम इस वैल्यू को यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट करने लगे हैं। वी एवरेज की वैल्यू कितनी थी, हाफ वी थी। क्यू की वैल्यू क्या है, सी वी है। तो हमारे पास ये कौन सी एनर्जी है, ई हमारे पास एनर्जी है,
या मैं इसको पूरा ही एनर्जी लिख देती हूँ। ये कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आई कहाँ से? बैटरी ने वर्क डन किया तो वो हमारे पास ये चार्ज में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो गई? स्टोर हो गई। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो अल्टीमेट रिजल्ट आता है हमारे पास क्या आता है? हाफ CV²। दिस इज़ बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ये रिलेशन आ गया हमारे पास कैपेसिटर के अंदर जितनी एनर्जी स्टोर हुई है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम अगर देखना चाहते हैं कि हमारे पास कितनी एनर्जी स्टोर होती है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके लिए हम थोड़ा सा दोबारा से थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं कि हमारे पास जब देखें, जब हम हमारे पास जो ये जो कैपेसिटर है इसके दरमियान में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई हुई है। ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। क्या है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर सकती है? ये वर्क कर सकती है। किसके ऊपर वर्क कर सकती है? चार्जेस के ऊपर। अच्छा, सपोज अगर मैं इसको ऐसा समझते हैं कि अगर मैं इस दोनों फील्ड के दरमियान में, दोनों प्लेट्स के दरमियान में एक चार्ज रखती हूँ, कोई भी मैग्नीट्यूड है उस चार्ज का, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर, तो जिस तरह की नेचर होगी उसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? वर्क करेगी। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगी तो हम, अब क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काम करती है, ये कहाँ से इसके पास एनर्जी आती है कि इस चार्ज के ऊपर या ओवरऑल हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या कर सकती है? काम कर सकती है। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हम ये एनर्जी पहले देते हैं और फिर उसके बाद हमें मिलती है। कैसे देते हैं? कि हमारे पास ये चार्जेस डिपॉजिट होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है ना। तो इस तरह से हमारे पास क्या है कि पहले हमें काम करना पड़ता है, फिर हमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में क्या होता है, वो काम हमें वापस मिलता है। अब हम देखते हैं कि हमें ये पता है कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो सेपरेशन है वो क्या है। अगर D है तो हम इस फार्मूला को यूँ भी लिख सकते हैं E=V/D। और क्योंकि मुझे V यानी पोटेंशियल डिफरेंस का चाहिए, रिलेशन चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। अब अगर आपको नज़र आ रहा है तो आप ये देखें कि आपके पास मैंने दो प्लेट्स के दरमियान में रखा हुआ ना, वो एक डायलैक्ट्रिक रखा हुआ है। तो अगर डायलैक्ट्रिक रखा हुआ है तो डायलैक्ट्रिक के लिए हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है? A ε0 ε r/d। अब क्या करेंगे कि हम इसकी वैल्यू को बारी बारी पहले AC की वैल्यू को पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में। इक्वेशन को नाम दे देती हूँ इक्वेशन A में, और फिर मैं किसकी वैल्यू को पुट करने लगी हूँ? V की। तो पुट करते हैं। E मेरे पास क्या है? एनर्जी। ठीक है, तो इसको ना डिफरेंस करने के लिए दोनों E से, क्योंकि ये भी E है वो भी E है, तो इसको मैं पूरा लिख देती हूँ, एनर्जी लिख देती हूँ। हाफ CA ε0 ε r/d। और क्योंकि V का स्क्वायर है तो मैं डायरेक्टली उसका स्क्वायर ओपन करके लिखने लगी हूँ। तो क्या हो जाएगा? E² एंड D²। तो एक D और ये D कैंसिल हो जाएगा। और अब इसका रिलेशन जो फाइनल आ रहा है मैं उसकी वैल्यू लिख लेती हूँ। यहाँ पे इस इक्वेशन में थोड़ा सा अरेंज करके मैंने लिखा है। यहाँ पे इस इक्वेशन में ये परमिटिविटी इन फ्री स्पेस है, ये रिलेटिव परमिटिविटी है, यानी डायलैक्ट्रिक के अकॉर्डिंगली ये चेंज होगी। ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? एनर्जी है। और ये हमारे पास ये A क्या है? एरिया है। ठीक है, और D क्या है? सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है। D क्या है? सेपरेशन है। A इंटू डी कोलेक्टिवली क्या बता रहे हैं? कोलेक्टिवली बना रहे हैं वॉल्यूम बिटवीन प्लेट्स। ये कोलेक्टिवली A इंटू डी क्या बता रहे हैं? वॉल्यूम बिटवीन प्लेट्स। अगर आप इसका डायमेंशंस निकालें, इसका यूनिट्स निकालें तो वो मीटर क्यूब में आता है, अगर आप ऐसा यूनिट की तरफ इसको लेके जाते हैं। अब हम क्या करेंगे कि अब हमारे पास ये रिलेशन तो फाइनल आ गया, यानी कि इसको दोबारा से थोड़ा सा साफ करके लिख लेते हैं, क्लियर करके लिख लेते हैं। ε0 E² A इंटू डी। ये है जी एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म को यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। अगला टारगेट क्या है? एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी डेंसिटी क्या है? एनर्जी डेंसिटी के लिए हमें पता होना चाहिए कि इसका फार्मूला क्या है। सबसे पहले तो एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला हमारे पास होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो मेरे पास एनर्जी तो इस साइड पे मौजूद है ऑलरेडी, ये मेरे पास एनर्जी मौजूद है, तो ये वॉल्यूम का जो पॉइंट है, यानी ये इसको मैं वॉल्यूम बोल रही हूँ, ये मेरे पास वॉल्यूम है। इसको सिंपली क्या कर दूँगी? इस साइड पे आके डिवाइड कर दूँगी। तो E डिवाइडेड बाई AD, या आप इसको बेशक वॉल्यूम लिख दें, तो मेरे पास पीछे जो रह जाएगा वो रह जाएगा हाफ ε0 ε r और E²। तो ये है जी मेरे पास एनर्जी डेंसिटी। ये हमने एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन निकाल लिया।
अब आपने क्या करना है कि आपने थोड़ा सा काम करना है कि एनर्जी डेंसिटी का आपने इसकी डायमेंशंस फाइंड करनी है, ये फाइंड करने की कोशिश करनी है। और इसका फार्मूला क्या बनता है, फार्मूला तो मैंने लिख दिया, सॉरी, यूनिट क्या बनता है, बहुत आसान है, इसको प्रैक्टिस करने की आपने कोशिश करनी है। स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा है कि कैपेसिटर में एनर्जी कैसे स्टोर होती है। अगले लेक्चर में हम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड कमेंट करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकन को दबाना मत भूलें।